Welcome to Physics Inside Out। फिजिक्स इनसाइड आउट लाया आज आपके लिए एक्सपेरिमेंट टू डिटरमिन द बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट फिजिक्स में बड़ी अहमियत का हामिल है। ये थर्मोडायनामिक्स में भी और फिजिक्स की मुख्तलिफ ब्रांचेस में यूज़ होता है। एक्सपेरिमेंट को मुख्तलिफ सेक्शंस में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले सेक्शन में हम बात करेंगे एक्सपेरिमेंट की इंट्रोडक्शन की। दूसरे सेक्शन में उस ऑपरेटर्स को डिस्क्राइब करेंगे जिसकी मदद से ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया जा सकता है, और ऑपरेटर्स से हम ऑब्जर्वेशन लेंगे, उनसे कैलकुलेशंस करेंगे, ग्राफ बनाएंगे और ग्राफ से हम रिजल्ट्स कैलकुलेट करेंगे। इस सेक्शन में आप वो ऑपरेटर्स देख रहे हैं जो इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने के लिए हम यूज करेंगे। तो लीजिए, सबसे पहले सेक्शन में हम बात करते हैं इस एक्सपेरिमेंट की इंट्रोडक्शन की। जब पी टाइप सेमीकंडक्टर को एन टाइप सेमीकंडक्टर के साथ जॉइन किया जाता है तो जो कांटेक्ट सरफेस बनती है उसको हम पी एन जंक्शन कहते हैं। कोई भी सेमीकंडक्टर, चाहे वो इंट्रिंसिक हो या डोप्ड हो, दोनों सूरतों में उसके वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के दरमियान एक एनर्जी गैप होता है। एनर्जी गैप वो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है जो किसी भी इलेक्ट्रॉन को वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड तक पहुंचने के लिए दरकार होती है। तो इस एनर्जी बैंड की जो वैल्यू होती है इंसुलेटर्स के लिए वो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक होती है। एनर्जी गैप को हम Eg से जाहिर करते हैं। और सेमीकंडक्टर्स के लिए ये एनर्जी गैप की वैल्यू बहुत कम होती है। मसलन जर्मीनियम के लिए जो एनर्जी गैप की वैल्यू होती है वो 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है, और सिलिकॉन के लिए Eg की वैल्यू 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। इस सेक्शन में आप इंसुलेटर्स, सेमीकंडक्टर्स और मेटल्स का एक कंपैरिजन देख रहे हैं। ये वैलेंस बैंड है, ये कंडक्शन बैंड है। इंसुलेटर्स के केस में वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के दरमियान लार्ज एनर्जी गैप होता है, और सेमीकंडक्टर्स के केस में ये जो वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के दरमियान एनर्जी गैप है ये इंसुलेटर्स की निस्बत कम हो जाता है। मेटल्स में वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड ओवरलैप कर रहे होते हैं, इसी वजह से मेटल्स में से करंट आसानी से पास कर जाता है और हम कहते हैं कि मेटल्स अच्छी कंडक्टर्स हैं। फॉरवर्ड बायस में पोटेंशियल बैरियर की हाइट जो है वो कम हो जाती है, और इलेक्ट्रॉन्स और होल की वजह से जो करंट होती है वो रैपिडली इंक्रीज करती है। करंट I और वोल्टेज V के दरमियान जो रिलेशन होता है वो I = IS e⁻⁴ डिवाइडेड बाई ईटा kBt-1। इस इक्वेशन में जो हर टर्म है उसकी हम वजाहत करते हैं। V अप्लाइड वोल्टेज है, Q इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है, KB बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, T एब्सोल्यूट टेम्परेचर है, और ईटा की वैल्यू फिक्स है। जर्मीनियम के लिए इसकी वैल्यू 1 होती है, सिलिकॉन के लिए ईटा की वैल्यू 2 होती है। इस इक्वेशन के अंदर जो IS है ये रिवर्स सैचुरेशन करंट है। जब V पॉजिटिव हो यानी फॉरवर्ड बायस में ये जो V है ये पॉजिटिव होता है, और E की पावर वाली जो टर्म है इसका जवाब 1 के मुकाबले में बहुत बड़ा होता है। इस वजह से हम 1 को इस रकम के मुकाबले में इग्नोर कर सकते हैं। 1 को इग्नोर करने के बाद वो इक्वेशन बन जाएगी I = IS e⁻⁴ डिवाइडेड बाई ईटा kBt। इस इक्वेशन का दोनों तरफ का log ले लेना है, लेफ्ट साइड का log, राइट साइड पे चूंकि 2 टर्म्स हैं IS और E की पावर, तो इसलिए log ऑफ IS प्लस log ऑफ सेकंड टर्म। अब यहाँ पे ये जो सेकंड टर्म है इसमें QV डिवाइडेड बाई ईटा kBt पावर में है वो शुरू में आ जाएगा, वो शुरू में लिखेंगे और log 10E की वैल्यू लगा देंगे जो कि 2.303 होती है। ये जो इक्वेशन है ये एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन बन रही है। इसमें log 10I को अगर हम y की जगह पे अज्यूम करें और v को x की जगह पे अज्यूम करें तो ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है, और इस स्ट्रेट लाइन का स्लोप जो है वो होगा Q/2.303 ईटा kBt। चूंकि जर्नल इक्वेशन होती है y = mx + c, तो m जो है वो स्लोप है।
इस स्लोप से ही हम बोल्ट्जमैन कांस्टेंट डिटरमिन कर सकते हैं। Q over 2.303 ईटा KBT इक्वल टू स्लोप। यहां से KB फाइंड आउट कर लें तो हमारे पास आंसर आएगा KB इक्वल टू Q over 2.303 ईटा T मल्टीप्लाइड बाई 1 ओवर स्लोप। अब यहाँ पे ईटा की वैल्यू भी लगानी है। यूजुअली हम सिलिकॉन का डायोड यूज करते हैं तो उसकी वैल्यू जो ईटा की होती है वो होती है 2, और टेम्परेचर अगर रूम टेम्परेचर ले लें 300 केल्विन तो इसी इक्वेशन में T की जगह पे हम 300 केल्विन यूज कर लेंगे। तो इस इक्वेशन में अब जो सिर्फ अननोन क्वांटिटी है वो स्लोप रह गई है। KB की वैल्यू जो है वो 11.59 मल्टीप्लाइड बाई 10 रेज़ टू पावर -23 डिवाइडेड बाई स्लोप जूल पर केल्विन। तो स्लोप हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? ये log 10i और v के दरमियान एक ग्राफ प्लॉट करेंगे। उस ग्राफ का जो स्लोप होगा वो हम यहाँ पे यूज करेंगे। इस एक्सपेरिमेंट में जो हम सर्किट डायग्राम यूज करेंगे वो आप देख रहे हैं। ये एक पावर सप्लाई है, ये पोटेंशियोमीटर है जिसकी मदद से हम वोल्टेज को चेंज कर सकते हैं, और ये एक डायोड है, ये वोल्ट मीटर है, ये मिली एमीटर है। जब यहाँ से हम वोल्टेज चेंज करेंगे तो जो डायोड में से करंट पास करेगी वो इस मिली एमीटर से नोट की जा सकती है और वोल्टेज इस वोल्ट मीटर से नोट की जाएगी। फिर ये वोल्टेज और करंट के लॉग के दरमियान एक ग्राफ प्लॉट किया जाएगा। इस ग्राफ का हम स्लोप फाइंड आउट करेंगे और उस स्लोप से बोल्ट्जमैन कांस्टेंट फाइंड करेंगे। इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने के लिए जो ऑपरेटर्स रिक्वायर्ड है उसमें हम एक पावर सप्लाई यूज करेंगे जिसकी वोल्टेज 500 मिली वोल्ट तक होगी और करंट 25 मिली एम्पेयर तक होगी। इस करंट को मेजर करने के लिए हम मिली एमीटर यूज करेंगे उसी रेंज का, और इस वोल्टेज को नोट करने के लिए इसी रेंज का एक वोल्ट मीटर यूज करेंगे। जो हम डायोड यूज करेंगे वो BY127 उसका नंबर है। ये ऑपरेटर्स है जो हम यूज करेंगे डिटर्मिनेशन ऑफ बोल्ट्जमैन कांस्टेंट के लिए। इस ऑपरेटर्स के अंदर यहाँ पे ये एक पावर सप्लाई है जो कि 0 से 500 मिली वोल्ट तक वोल्टेज फ्राहम करती है। इस नॉब की मदद से हम इस वोल्टेज को चेंज कर सकते हैं, और ये मेन का बटन है जिसकी मदद से मेन सप्लाई को ऑन किया जाता है। ये मिली वोल्ट मीटर है, ये मिली एम मीटर है। अब मिली वोल्ट मीटर की रीडिंग पढ़ने के लिए हम देखते हैं कि इसका लीस्ट काउंट क्या होगा। इसकी वैल्यूज हैं 0, 100, 200, 300, 400 एंड 500। 0 और 100 के दरमियान 20 लाइंस हैं। इसका मतलब क्या है कि हर लाइन कितने को जाहिर करेगी? 100 को 20 पे डिवाइड कर देंगे तो 100 डिवाइडेड बाई 20 आंसर आता है 5। इट मीन्स कि इसकी हर लाइन 5 मिली वोल्ट को जाहिर करती है। इस मिली वोल्ट की रीडिंग पढ़ने के लिए जहां पर भी इसकी नीडल होगी वहां तक हम सारी लाइनों को गिनती कर लेंगे और उनको 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो हमारी मिली वोल्ट में वोल्टेज की रीडिंग आ जाएगी। इसी तरह मिली एमीटर जो है उसकी रीडिंग पढ़ने के लिए हम देख रहे हैं कि इसमें जो पॉइंट्स हैं वो 0, 5, 10, 15, 20 और 25 हैं। 0 और 5 के दरमियान 10 लाइंस हैं, तो हम 5 को 10 पे जब डिवाइड करेंगे तो 0.5 मिलेगा। इट मीन्स के इस मिली एमीटर की जो हर स्मॉल डिवीजन है वो 0.5 के इक्वल है। तो इसकी रीडिंग हम फिर कैसे पढ़ेंगे कि जहां कहीं भी इसकी नीडल होगी 0 से लेकर वहां तक हम स्मॉल डिवीजन्स काउंट करेंगे और उसको 0.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें करंट मिल जाएगी मिली एम्पेयर्स में। अब इस ऑपरेटर्स के हमने कनेक्शन किस तरह करने हैं कि ये जो वोल्ट मीटर है ये यहाँ पे कनेक्ट करना है और जो मिली एम मीटर है वो हमने यहाँ पर कनेक्ट करना है। यहाँ पे इस ऑपरेटर्स के अंदर एक रेजिस्टेंस मौजूद है और ये जो है डायोड है जिसकी मदद से हमने बोल्ट्जमैन कांस्टेंट फाइंड आउट करना है।
एक्सपेरिमेंट के कनेक्शन मुकम्मल हैं। वोल्ट मीटर को इस जगह पे हमने जोड़ा, पॉजिटिव टर्मिनल को पॉजिटिव के साथ और नेगेटिव टर्मिनल को नेगेटिव के साथ। मिली एमीटर को भी इस तरह रेड वर्सेस रेड और ब्लैक वर्सेस ब्लैक। अब हमने क्या करना है कि यहाँ से हमने रीडिंग्स लेनी है, तो रीडिंग्स लेने के लिए हम ये मेन स्विच ऑन करते हैं। ऑन करने के बाद अब हम इसकी रीडिंग्स को सिलेक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल हम यहाँ से इंक्रीज करते हैं वोल्टेज को, अब यहां से हमने वोल्टेज को इंक्रीज किया है तो हमने वोल्टेज भी पढ़नी है और करंट भी पढ़नी है। अगर आप मिली वोल्ट मीटर में देखें तो 46 डिवीजन आ रही हैं। अब इन 46 को मिली वोल्ट में चेंज करने के लिए 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आ जाएगा 230 वोल्ट। तो उस 230 मिली वोल्ट को चेंज करने के लिए वोल्ट्स में हम 1000 पे डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा 0.230 मिली वोल्ट। और इधर से अगर हम देखें मिली एमीटर से तो जो रीडिंग हमारे पास आ रही है वो 5 के बाद 2 लाइनें हैं, क्योंकि हर लाइन 0.5 को जाहिर करती है तो 2 लाइनें 1 को जाहिर करेंगी। तो इसकी रीडिंग हमारे पास आ जाएगी 6 मिली एम्पेयर। अब उसको एम्पेयर में चेंज करने के लिए 1000 पे डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 0.006। इसी तरह अब हम दूसरी रीडिंग लेते हैं। दूसरी रीडिंग लेने के लिए हम इसको मजीद बढ़ाते हैं वोल्टेज को। जब हमने वोल्टेज को मजीद बढ़ाया है तो अब हमारी जो वोल्टेज आ रही है यहाँ पर 50 लाइंस आ रही हैं। 50 को जब हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 250 मिली वोल्ट। अब इस वोल्टेज को मिली वोल्ट से वोल्ट में कन्वर्ट करने के लिए हम 1000 पे डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 0.250 वोल्ट। अब इसी तरह यहां से मिली एमीटर से हमने करंट भी पढ़नी है तो वो हमारे पास आ रही है 8 मिली एम्पेयर। तो 8 मिली एम्पेयर को एम्पेयर में चेंज करने के लिए 1000 पे डिवाइड कर देंगे तो वो आ जाएगा 0.008 एम्पेयर। अब तीसरी रीडिंग लेने के लिए हम वोल्टेज को मजीद इंक्रीज कर रहे हैं, तो वोल्टेज को इंक्रीज किया। जब वोल्टेज को इंक्रीज किया है तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे मिली वोल्ट मीटर पे जो डिवीजन आ रही हैं वो 53 डिवीजन आ रही हैं। 53 को जब हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 265 मिली वोल्ट। 265 मिली वोल्ट। इसको वोल्ट्स में कन्वर्ट करने के लिए हम 1000 पे डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा 0.265 वोल्ट। इसके कोरेस्पॉन्डिंग जो हमारे पास करंट आ रही है वो 10 मिली एम्पेयर आ रही है। उसको जब हम एम्पेयर में चेंज करेंगे 1000 पे डिवाइड कर देंगे तो ये 0.010 एम्पेयर आ जाएगी। इसी तरह अगली रीडिंग लेने के लिए हम वोल्टेज को मजीद इंक्रीज करते हैं। तो जब हमने वोल्टेज को मजीद इंक्रीज किया है तो अब यहां से अगर आप देखें तो हमारे पास 56 लाइंस आ रही हैं। 56 को जब हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 280। तो ये रीडिंग आ गई है 280 मिली वोल्ट। इसको वोल्ट में कन्वर्ट करने के लिए 1000 पे डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 0.280 वोल्ट। अब उसके कोरेस्पॉन्डिंग हमने करंट देखनी है तो आप मिली एमीटर पे देखें कि यहाँ से करंट आ रही है 14 मिली एम्पेयर। 14 मिली एम्पेयर को एम्पेयर में चेंज करने के लिए जब आप 1000 पे डिवाइड करेंगे तो ये 0.014 एम्पेयर हो जाएगी। फिफ्थ रीडिंग लेने के लिए हम वोल्टेज को मजीद इंक्रीज करते हैं। जब हम वोल्टेज को मजीद इंक्रीज करते हैं तो आप देख रहे हैं कि मिली वोल्ट मीटर से हमारी रीडिंग आ रही है 300 मिली वोल्ट। ये चूंकि डायरेक्ट नीडल 300 के ऊपर है तो इसलिए इसको हम कह देते हैं कि ये 300 मिली वोल्ट है।
तो यहाँ पे ये जो फिफ्थ रीडिंग होगी ये होगी 300 मिली वोल्ट। इसको वोल्ट में चेंज करने के लिए 1000 पे डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा 0.300 वोल्ट। इसी तरह इसके जो कोरेस्पॉन्डिंग करंट है वो हमारे पास आ रही है 21 मिली एम्पेयर। तो हम लिख देंगे 21 मिली एम्पेयर। इस मिली एम्पेयर को एम्पेयर में चेंज करने के लिए हम 1000 पे डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा 0.021। अब आगे प्रोसीड करने के लिए ये करंट का ही हम लॉग लेकर लिखेंगे। अब अगर हम ये नीडल मीटरों की वापस लेके आए तो आप देख रहे हैं कि हमारा जो मिली वोल्ट मीटर है उसकी नीडल भी 0 पे है और जो मिली एम मीटर है उसकी नीडल भी 0 पे है। इट मीन्स कि हमारे मिली वोल्ट मीटर में कोई जीरो एरर नहीं है और इसी तरह मिली एम मीटर में भी कोई जीरो एरर नहीं है। तो ऑब्जर्वेशन में हम लिखेंगे जीरो एरर ऑफ मिली एम मीटर, ये नहीं है तो इसको निल कर देंगे। जीरो एरर ऑफ वोल्ट मीटर, ये भी नहीं है तो इसको हम निल कर देंगे। रूम टेम्परेचर जो है वो 300 केल्विन है। पिछले सेक्शन में हमने ऑपरेटर से रीडिंग नोट की थी। हमने देखा था कि मिली एम मीटर में कोई जीरो एरर नहीं है और वोल्ट मीटर में भी कोई जीरो एरर नहीं है। रूम टेम्परेचर 300 केल्विन हमने लिखा था। वहां से ऑपरेटर से जो हमने रीडिंग्स ली थी वो हमने देखा था कि 0.230 वोल्ट के जो कोरेस्पॉन्डिंग करंट थी वो थी 0.006 एम्पेयर। इसी तरह 0.250 वोल्ट के जो कोरेस्पॉन्डिंग करंट थी वो थी 0.008 एम्पेयर। इसी तरह बाकी रीडिंग्स भी हमने नोट कर ली। अब हमने क्या करना है कि ये जो आई की वैल्यू है इसका हमने लॉग ले लेना है। इसके बाद वोल्टेज और लॉग आई के दरमियान एक ग्राफ प्लॉट करना है। वोल्टेज V और लॉग ऑफ करंट के दरमियान हमने एक ग्राफ प्लॉट करना है। ग्राफ प्लॉट करने के लिए हमें एक स्केल चूज करना होता है। जो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग हमने स्केल लिया है यहाँ पर, उसमें 1 बिग स्क्वायर हमने लिया हुआ है 0.05 वोल्ट के इक्वल। तो चूंकि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 1 बिग स्क्वायर के दरमियान 10 स्मॉल स्क्वायर्स हैं, इसीलिए स्मॉल स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए 1 बिग स्क्वायर की वैल्यू को 10 पे डिवाइड कर देंगे। जब हम 0.05 को डिवाइड करेंगे 10 पे तो मिलेगा 0.005। तो 1 स्मॉल स्क्वायर अलॉन्ग एक्स एक्सिस हो गया 0.005 वोल्ट। इसी तरह वाई एक्सिस के अलॉन्ग हमने जो 1 बिग बॉक्स लिया हुआ है वो 1 यूनिट के इक्वल लिया हुआ है। तो यहाँ पर भी बिग बॉक्स के अंदर 10 स्मॉल बॉक्सेस हैं, इसलिए 1 स्मॉल स्क्वायर अलॉन्ग वाई एक्सिस 0.1 यूनिट हो जाएगा। तो इससे पिछले सेक्शन में जो V और log IS की वैल्यूज दी हुई थी उनके दरमियान हमने एक ग्राफ प्लॉट कर लिया। अब इस ग्राफ का हमने स्लोप फाइंड आउट करना है। तो स्लोप फाइंड करने के लिए कोई से भी 2 पॉइंट आप सिलेक्ट कर सकते हैं। हमने ये 2 पॉइंट सिलेक्ट किए हैं। जरूरी नहीं है कि आप यही 2 पॉइंट सिलेक्ट करें, आप इस ग्राफ के ऊपर कोई भी 2 पॉइंट सिलेक्ट करके स्लोप फाइंड आउट कर सकते हैं। ये जो पॉइंट होता है इसका जो पहला कोऑर्डिनेट होता है वो x कहलाता है, दूसरा कोऑर्डिनेट y कहलाता है। तो ये अगर हम फर्स्ट पॉइंट कहें तो ये वाला कोऑर्डिनेट x1 होगा, ये y1 होगा। इसको अगर सेकंड पॉइंट कहें तो इसका पहला कोऑर्डिनेट x2 होगा, दूसरा कोऑर्डिनेट y2 हो जाएगा। स्लोप का फार्मूला होता है y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। ये फार्मूला अगर हम इन दोनों पॉइंट्स पे यूज करें तो हमारे पास जो स्लोप का जवाब आता है वो आता है 8.38। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की वैल्यू निकालने का जो फार्मूला हमने पिछले सेक्शन में देखा है वो है KB इज इक्वल टू 11.59 मल्टीप्लाइड बाई 10 रेज़्ड पावर माइनस 23 डिवाइडेड बाई स्लोप जूल पर केल्विन। तो हमने पिछले सेक्शन में स्लोप निकाला था 8.38, वो इसमें सब्स्टिट्यूट कर दें तो KB का जवाब आता है 1.38 मल्टीप्लाइड बाई 10 रेज़्ड पावर माइनस 23 जूल पर केल्विन। एक्चुअल वैल्यू जो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की होती है वो है 1.38 मल्टीप्लाइड बाई 10 रेज़्ड पावर माइनस 23 जूल पर केल्विन।
अब परसेंटेज एरर हमने फाइंड आउट करना है, तो परसेंटेज एरर का फार्मूला होता है एक्चुअल वैल्यू माइनस कैलकुलेटेड वैल्यू डिवाइडेड बाय एक्चुअल वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय 100%। यहाँ पे हमने एक्चुअल वैल्यू पुट की, माइनस के बाद कैलकुलेटेड वैल्यू पुट की जो हमने एक्सपेरिमेंट से निकाली है, डिवाइडेड बाय एक्चुअल वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय 100%। अब इसको अगर हम कैलकुलेट करें तो आंसर आ जाता है 0%। मजीद एक्सपेरिमेंट्स और लेक्चर्स के लिए फिजिक्स इनसाइड आउट को सब्सक्राइब करें। नए वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलें।